हेलो दोस्तों, आज हम GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है। दोस्तों, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का मतलब ये हो गया कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, लेफ़्ट विंग जिसको हम कहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में जो दलित है, शोषित है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनको उनके अधिकार मिले और साथ ही वो उनको अधिकार दिलाने के लिए हिंसक गतिविधियों या हिंसक क्रांति का सहारा लेते हैं और इस प्रकार सत्ता परिवर्तन करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, इसकी जो बिगिनिंग है वो कहाँ से हुई है, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, इसकी जो बिगिनिंग है वो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। और इस रेवोल्यूशन के दौरान क्या था कि जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने शोषितों को, किसानों को, मज़दूरों को अपने साथ उन्होंने शामिल किया और इस तरीके से एक हिंसात्मक जो क्रांति है वो हुई, जिसमें लुई 16, उसके परिवार, उसके नाते रिश्तेदारों, सामंतों, उद्योगपतियों और उनकी सभी की क्या थी, निर्मम हत्याएं कर दी गई। इसके उपरांत हमारे को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक और इसी प्रकार की क्रांति देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और उस क्रांति से कई देश प्रेरित भी हुए थे। उस क्रांति को हम कहते हैं 1917 की रूसी क्रांति। अब ये 1917 की जो रूसी क्रांति है, ये किसके द्वारा की गई थी? ये कार्ल मार्क्स के एक प्रिय शिष्य लेनिन के द्वारा रशिया में की गई थी। और रशिया में उस दौरान जो ज़ार निकोलस द्वितीय था, उसका रूल था और उसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी। और साथ ही वहाँ पे जो प्रिविलेज्ड क्लासेस थी, उनको कई प्रकार के अधिकार दिए गए थे। हाई ऑफिसेस उन्हीं को दिए जाते थे और जो किसान थे, मज़दूर थे, ठीक है, उनका वहाँ पे शोषण होता था। लेनिन ने इन किसानों को, मज़दूरों को, शोषितों को रशिया में मोबिलाइज़ किया। मोबिलाइज़ करने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ज़ार निकोलस द्वितीय था, उसके विरुद्ध एक हिंसक क्रांति हुई और अंततः उसका और उसके जो परिवार थे और वहाँ पे जो मध्य वर्गीय लोग थे, उद्योगपति थे, सामंतवाद थे, उन सभी को क्या था, मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये एक बिगिनिंग थी। लेकिन यो रशियन रेवोल्यूशन है, नो डाउट इसका जो प्रभाव था पूरे विश्व में पड़ा था और साउथ एशिया में भी इसका प्रभाव हमारे को देखने को मिला। साउथ एशिया में हम देखेंगे कि जैसे चाइना है, चीन है और भारत है, भारत पर इसका प्रभाव पड़ा था। चीन में क्या था? चीन में अंग्रेज़ों द्वारा समर्थित चियांग काई शेक की सरकार थी, या मैं ये भी कह सकता हूँ कुओमिंतांग पार्टी की सरकार थी। और उस सरकार के विरुद्ध माओ जेडुंग ने, जिसको कि माओ सेतुंग भी कहते हैं, उसने किसानों को, मज़दूरों को, शोषितों को चाइना में मोबिलाइज़ किया और अल्टीमेटली जो चियांग काई शेक है, उसकी सरकार गिर गई थी और वहाँ एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और बाद में वहाँ माओ के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार आ गई थी। अब ये जो माओ के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार थी, इसका प्रभाव हमारे को भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में कुछ एक जो नेता थे वो इससे काफ़ी प्रभावित थे, जिनमें हमारे को चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल का पता चलता है।
अब चारू मजूमदार ने क्या किया कि भारत में एक साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए उसने 8 डॉक्यूमेंट लिखे थे जो माओ के सिद्धांतों पर आधारित थे, और साथ ही उसने साम्यवादियों को ये भी निर्देश दिए थे कि आप लोग क्या करेंगे, आप इन 8 जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखे हुए हैं इनको फॉलो करोगे ताकि यहाँ पे जो हिंसक क्रांति है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो। फिर दूसरे जो कानून सान्याल थे उन्होंने क्या किया, वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं को चीन ले गए। वहाँ पे उनको क्या था कि वहाँ पे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई और उनको गोरिल्ला वॉरफेयर के जो टैक्टिक्स है वो उनको बताए गए ताकि भारत में वो क्या करें, बाकी जो युवा हैं उनको अपने साथ शामिल करके इस आंदोलन को या इस हिंसक क्रांति को सफल बना सके। और तीसरे जो जंगा संथाल थे उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको मोबिलाइज़ करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसी दौरान हमारे को ये पता चलता है कि 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलवाड़ी गांव में किसानों और मज़दूरों के बीच एक हिंसक घटना हुई और उस घटना में क्या हुआ, एक किसान की मृत्यु हो गई। अब उसके उपरांत क्या हुआ कि ये जो साम्यवादी नेता थे सारे, ये किसानों के साथ मज़दूरों के साथ शामिल हो गए थे और जिससे जो क्रांति है वो और हिंसक हो गई और बहुत सारे जो लोग थे इंक्लूडिंग ज़मींदार वो वहाँ पर मारे गए थे। और इसी क्रांति का प्रभाव हमारे को बाकी राज्यों में भी देखने को मिलता है। अब इस आंदोलन को हम नक्सलवाड़ी आंदोलन भी कहते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट भी कहते हैं, और जो नक्सलाइट शब्द है वो यहीं से लिया गया। अब जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है इसको और जगह भी बल मिला, जैसे आप इसमें ले लीजिए छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हो गए। तो इन सभी क्षेत्रों में भी क्या हुआ कि ये जो नक्सलवाड़ी आंदोलन था ये बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से चला। और साथ ही इन नक्सलवादियों ने क्या किया, इन राज्यों में जो अविकसित या जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स थे उनके ऊपर अपना संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था। और साथ ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अपने नियम भी बनाए हुए थे, रूल्स भी बनाए हुए थे और सभी लोगों को फॉलो करने ज़रूरी थे। इवन उनका एक राष्ट्रीय गान भी उन्होंने बना रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि 1972 के आसपास ये जो साम्यवादी नेता था चारू मजूमदार, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर आगे हमारे को 2004 में पता चलता है कि साम्यवादी के 2 गुट, एक तो आपका कौन सा था, एक था आपका माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और दूसरा था पीपल वॉर ग्रुप। ये दोनों मर्ज हो गए थे। मर्ज होने के बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने कम्युनिस्ट साम्यवादी दल बनाया था। और ये जो साम्यवादी दल था, कम्युनिस्ट साम्यवादी दल, ये काफ़ी प्रभावशाली था और इसने क्या किया, ये जो नक्सलवाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पर सेना का गठन भी किया। 1500 के लगभग इनके पास सैनिक हो गए थे। इसके अतिरिक्त इनको भारी जो फाइनेंशियल एड है वो भी इनको मिलने लगी थी। और इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो नक्सलवाड़ी जो आंदोलन है ये अपने चरम पर पहुंच गया था। अब इसके उपरांत अब क्या हुआ, आगे हमारे को ये देखने को मिलता है कि 2005 में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, एक सालवा जोडोम एक आंदोलन चलाया गया था और ये रमन सिंह सरकार के समय में चलाया गया था और चलाने वाला कांग्रेस का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था जिसको हम महेंद्र कर्मा कहते हैं। इस सालवा जोडोम का मतलब होता है कि शांतिपूर्ण जन आंदोलन। और इस आंदोलन में क्या हुआ कि इस आंदोलन में जो सरकार थी
वो ट्राइबल्स के जो कुछ लोग थे उनको अपने साथ शामिल करने में सफल हो गई थी, ताकि वो जो नक्सलाइट्स है या जो माओवादी है उनके साथ एक सीधा संघर्ष किया जा सके। सरकार ने क्या किया, जिन ट्राइबल्स को अपने साथ जोड़ा था या शामिल किया था, उनके विश्वास को जीतने के लिए उनमें से काफ़ी सारे लोगों को स्पेशल ऑफिसर भी बनाया गया था और 3000 का जो वेतन है वो उनको देना शुरू कर दिया था, और साथ ही उनके परिवारों को सरकारी कैंपों में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब लेकिन आपका वो लोग ट्राइबल्स के जो माओवादी या नक्सलवादियों के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया था, वो सरकारी कैंपों के ऊपर वो अटैक करने लगे थे और उन लोगों के परिवारों को मारने लगे थे जो कि सरकार के साथ मिले हुए थे। लेकिन सरकार ने भी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया और काफ़ी सारे जो नक्सलवादी थे मारे गए। और इसी दौरान आपका क्या हुआ था कि हम जैसे दांतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग 800 के करीब जो गांव थे वो खाली हो गए। अब जब वो खाली हो गए तो खाली होने के बाद फिर आपका क्या हुआ था कि कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो आगे आ गए थे। इसमें एक हमारे को लैंडमार्क केस का पता चलता है जिसको हम नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस कहते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि अभी जो इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी जी और एक जस्टिस नेजर जी थे, उन्होंने क्या किया था कि इस साल्वा जुडुम के विरुद्ध उन्होंने एक जजमेंट दी थी और इसे गैर संवैधानिक घोषित किया था, जिसको हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उठाया है। अब इसके अतिरिक्त और हमारे को इसमें चीज़ें देखने को मिलती है कि 2011 में साल्वा जुडुम तो ख़त्म हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे यूपीए 1 की सरकार थी, यूपीए 1 की सरकार ने क्या किया कि 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था। अब ये जो ऑपरेशन ग्रीन हंट था, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि बहुत सारे जो नक्सलवादी थे उनको नियंत्रण में लाया गया या बहुत सारे नक्सलवादी मार दिए गए। लेकिन इसका एक मतलब एक रिएक्शन भी आया ऑन द पार्ट ऑफ द नक्सलाइट्स। ये 76 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो दंतेवाड़ा में मार दिए गए। इसके उपरांत फिर हमारे को और पता चलता है कि कांग्रेस लीडर और आपका जो 25 जो आम लोग थे उनकी जो निर्मम जो हत्याएं हैं वो की गई थी। अब ये चीज़ें जब हुई तो आपका ऑपरेशन ग्रीन हंट जब चला हुआ था तो उसके उपरांत फिर आगे तो बीजेपी की सरकार आ गई थी। अब बीजेपी की सरकार ने क्या किया, समाधान योजना के तहत एक वो जो विस्तृत क्षेत्र था जो कई राज्यों में से होकर गुजरता था, जिस पर नक्सलवादियों या माओवादियों का प्रभाव था और जिससे हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, उस रेड कॉरिडोर में सरकार ने कई प्रकार की जो डेवलपमेंट की जो परियोजनाएं हैं वो शुरू की। ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, जैसे आपका स्कूल खोले गए, ठीक है, डिस्पेंसरीज खोली गई, ठीक है, ब्रिजेस बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो माओवादी है, नक्सलवादी है, वो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थे। देन क्या हुआ, सरकार ने ऑपरेशन संकल्प चलाया, जिसके द्वारा क्या है कि माओवादियों को नियंत्रण में लाने के लिए जो वर्तमान जो आपका एनडीए की सरकार है वो प्रयासरत है। और उनका ये विचार है कि 2026 तक ये जो नक्सलवाद की जो समस्या है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को ये चीज़ें पता लग रही है और धीरे धीरे ये काफ़ी ख़त्म भी हो गया है। 182 जिलों में ये व्याप्त था और उसमें से सिर्फ अभी 18 जिलों तक सीमित हो गया है, जिससे हम श्रिंकिंग कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि भाई आपका जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है, नक्सलिज़म क्या है और रेड कॉरिडोर क्या है। इसके अतिरिक्त साल्वा जुडुम के बारे में भी हमने चर्चा की है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक।